वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम कल बात कर रहे थे विलियन के बारे में। विलियन के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी कलेक्ट की थी। अब आज बात करते हैं उससे आगे। तो विलियन में कल हमने लास्ट में टॉपिक बात कर रहे थे, पदार्थ जो है उनकी भौतिक अवस्थाएं अपने को दी हुई है, तो अपने को कैसे पता चले कि दी हुई मात्रा किस फॉर्म में है या उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखो, पदार्थ जो होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन होती है, एक ठोस, एक होती है आपके द्रव और एक होती है गैस। जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में दिया होता है या हम किसी ठोस पदार्थ को खरीदना चाहते हैं या लेते हैं प्रयोग में, तो उस कंडीशन में ठोस पदार्थ आपको ग्राम में या किलोग्राम में लेना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहूं तो ठोस पदार्थों को ग्राम में या किलोग्राम में दर्शाया जाता है। और जब ठोस पदार्थ को ग्राम या किलोग्राम में दर्शा रहे, इसका मतलब हम उस पदार्थ की भार या द्रव्यमान की बात करें। किसी पदार्थ के भार या द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम में दर्शाते हैं। और ठोसों को खरीदते समय, बेचते समय या उपयोग में लेते समय ग्राम या किलोग्राम में तोलते या मापा जाता है। इनको लीटर या मिलीलीटर में नहीं माप सकते। तो एक चीज तो ठोस को मापने का जो अपना आधार है वो ग्राम या किलोग्राम होता है, ग्राम या किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। और जब किसी पदार्थ की मात्रा ग्राम में या किलोग्राम में दी हुई है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पदार्थ का भार दिया हुआ है, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है। लेकिन जब पदार्थ की भौतिक अवस्था या तो द्रव या गैस होती है, उस कंडीशन में पदार्थ को मिलीलीटर में या लीटर में लिया जाता है। पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसको मिलीलीटर या लीटर में ही मापा जाता है। और जब पदार्थ की मात्रा आपको मिलीलीटर या लीटर में दी हुई है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पदार्थ का आयतन दिया हुआ है, पदार्थ का आयतन। ये अपने को नॉर्मल पता होना चाहिए कि जब कोई पदार्थ मिलीलीटर में या लीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको आयतन दिया हुआ है। और जब पदार्थ आपको ग्राम में या किलोग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको भार दिया हुआ है, जो एक्चुअल में द्रव्यमान होता है। ये अपने नॉर्मल पदार्थ की मात्राओं के बारे में। अब इसी में आगे बात करते हैं बच्चों, अपने जो विलियन है, कल हमने इसके भाग देखे थे या घटक देखे थे। आज बात करते हैं विलियन के प्रकारों की। तो जो विलियन के प्रकार जो होते हैं, इनका अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। विलियन के प्रकारों का अध्ययन दो प्रकार से। सबसे पहले विलियन के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। विलेय पदार्थ जो होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसे हम विलेय कहते हैं। जो विलायक में घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। जिसकी भौतिक अवस्था चेंज होती है, जो विलेय है, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। और विलेय की मात्रा के आधार पर अगर विलियन के प्रकारों की बात करें तो प्रकार जो होते हैं मोस्टली दो प्रकार होते हैं। वैसे इनको आप चार प्रकार में बना सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे, लेकिन नॉर्मली दो प्रकार। एक होता है आपके संतृप्त विलियन, एक होता है संतृप्त विलियन। वो तो संतृप्त विलियन का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले एक नॉर्मली एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपना एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम की सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो इसमें इस प्रकार बेंचें व्यवस्थित है और इन बेंचों पर अधिकतम बैठने वाले बच्चों की संख्या मान लेते हैं अपने पास 15 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। कमरे की कैपेसिटी के अनुसार इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 15 बच्चे बैठ सकते हैं। ये तो है समता, बैठक क्षमता कितनी है, 15 की। और रूम में या कमरे में उपस्थिति कितनी है, वो भी 15 ही है। मतलब जितना होना चाहिए उतना है। तो इसमें संतृप्त विलियन देखो, संतृप्त विलियन से अपना मतलब क्या है, निश्चित ताप या स्थिर ताप ले लेते हैं। जो अपना टेम्परेचर है विलियन में उसको निश्चित रखना है, तो निश्चित ताप पर विलायक में विलेय की
अधिकतम मात्रा घुली हो, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। किसी भी विलयन में, जब विलयन बना रहे हैं उस विलयन में विलायक में विलय की अधिकतम जितनी मात्रा हो सकती है या घुल सकती है बिना तापमान परिवर्तन किए या बिना क्वांटिटी बढ़ाए, जितनी मात्रा घुल सकती है उतनी ही मात्रा घुली हुई हो, तो वो विलयन कहलाता है आपके संतृप्त विलयन। जैसे कक्षा में बैठक क्षमता 15 थी और बैठने वाले बच्चों की संख्या भी कितनी है 15, तो वो होता है परिपूर्ण, तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर या बिना तापमान में बदलाव करे विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, वो होते हैं जो आपके संतृप्त विलयन। दूसरा देखते हैं इसमें प्रकार, इसमें सेकंड प्रकार ले लेते हैं बच्चों, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन की बात करें तो संतृप्त में तो अधिकतम मात्रा घुली होती है, जबकि असंतृप्त में क्या होता है, विलय की बहुत कम मात्रा होती है। तो निश्चित ताप पर विलायक में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी जितनी मात्रा घोल सकते हैं उससे कम मात्रा है, अर्थात संतृप्त के स्तर, संतृप्तता के स्तर से विलय की कम मात्रा होती है, विलय की कम मात्रा घुली होती है, कम मात्रा घुली होती है। और विलय की मात्रा कम है मतलब और भी बोल सकते हैं बिना तापमान बढ़ाए। जैसे वो सीटिंग व्यवस्था 15 की है, अब इस क्लास में जैसे बच्चे 5 बैठे हुए हैं तो इसमें और बच्चों को बैठा सकते हैं। वैसे ही विलयन में विलायक जो उसमें विलय की और मात्रा बिना तापमान बढ़ाए घोली जा सकती है, घुल सकती है, तो उसको बोलते हैं बच्चों असंतृप्त विलयन। तब बच्चों असंतृप्त विलयन को पुनः 2 भागों में बांट देते हैं। उन्हें कितने भागों में बांट देते हैं? 2। एक ले लेते हैं हम तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा ले लेते हैं सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं तनु विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन उन विलयनों को कहते हैं बच्चों जिनमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जब विलय की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, तो उनको कहते हैं बच्चों तनु विलयन। जैसे बैठक क्षमता 15 की है, क्लास में स्टूडेंट 1 है, वैसे विलायक में विलय आप अधिक बोल सकते हो लेकिन घुला हुआ विलय कितना? बहुत कम, तो वो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। और सांद्र विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली होती है, विलय की अधिक मात्रा घुली होती है, अधिक मात्रा घुली होती है। तो जो अधिक मात्रा का संबंध यहाँ विलय की मात्रा से लेते हैं तनु और सांद्र में तुलना, विलायक से तो कभी विलय ज्यादा हो नहीं सकता। अगर आपका सामान्य मिश्रण है मतलब विलायक से विलय कभी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर विलय की बहुत कम मात्रा, जैसे 15 की स्ट्रेंथ में 1 है, और यहाँ सांद्र जैसे 15 की स्ट्रेंथ अपनी कैपेसिटी है और स्ट्रेंथ जैसे 13 हो गई, तो ये हो जाएगा तनु और सांद्र का लॉजिक। जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे तो कम है, लेकिन एक में तो बहुत कम है और एक में थोड़ी अधिक मात्रा है, तो वो होता है तनु विलयन और दूसरा होता है आपके सांद्र विलयन। ये अपने प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकल करते हैं तब तो अपने काम में आते हैं। तो ये तो अपना पहला वर्गीकरण विलयन का, विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण करते हैं वो होता है आपके भौतिक अवस्था के आधार पर, या बोल देते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की
भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला देखा था हमने विलय की मात्रा के आधार पर, दो प्रकार थे, या भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, तो तीन टाइप्स होते हैं। तो हमने जब कल विलायक के बारे में अध्ययन किया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वही होती है जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है, मतलब विलायक की भौतिक अवस्था बदलती नहीं है। तो यहाँ पर देखो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार देखिए हम, तो विलयन के टोटल प्रकार होते हैं अपने तीन। एक होता है आपके गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, दूसरा होता है जो आपके द्रव विलयन या द्रवीय विलयन, और तीसरा जो होता है वो होता है आपके ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था निश्चित होती है, या ये बोल दें कि ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलय और विलायक की भौतिक अवस्था अलग अलग है उसमें विलय को चेंज होना पड़ेगा, विलायक चेंज नहीं होता है। तो गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन वो होते हैं जिनमें विलायक सदैव क्या हो, कोई गैस पदार्थ हो, विलायक सदैव भी क्या हो, गैस। परंतु बच्चों इनमें विलय जो है यह आपके कोई गैस हो सकता है, विलय जो है कोई द्रव भी हो सकता है, और विलय आपके कोई ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलयन को गैसीय रखना है तो उसमें विलायक का गैस होना कंपलसरी है। जिन विलयनों में विलायक गैस होता है वो सारे गैसीय विलयन होते हैं, चाहे वो आपके वायु हो, चाहे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण हो, चाहे धुआं हो, चाहे आपके जलवाष्प हो, या आपके गैसीय विलयन होते हैं जिनके बारे में आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों द्रव्य विलयन। तो बच्चों किसी विलयन का द्रव्य विलयन होने के लिए कंपलसरी शर्त क्या है, विलायक क्या होना चाहिए। तो पता चल गया होगा आपको कि द्रव्य विलयन कब होगा, जब विलायक आपका कोई द्रव पदार्थ होगा तो वो विलयन क्या होगा, द्रव्य विलयन। लेकिन इस विलयन में भी विलय क्या हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। तो विलय आपके कोई द्रव भी हो सकता है, तो विलय आपके कोई ठोस पदार्थ भी हो सकता है। परंतु द्रव्य विलयन होने के लिए विलायक का द्रव पदार्थ होना कंपलसरी शर्त है। एग्जाम्पल के लिए जल में नमक हो सकता है, सोडा वाटर ले सकते हो आप अपने पास, और आप जल में अल्कोहल वाला भी उदाहरण ले सकते हो। तीसरा आता है बच्चों आपके ठोस विलयन। तो बच्चों ठोस विलयन की बात करें तो ठोस विलयन उन विलयनों को कहते हैं जिनमें विलायक सदैव क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ होता है। विलायक सदैव क्या हो, कोई ठोस हो। जबकि आपके विलय क्या हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और विलय कोई गैस भी हो सकता है। लेकिन विलयन को ठोस रूप में रखना है, ठोस फॉर्म में रखना है, तो उस कंडीशन में विलायक का ठोस अवस्था में होना कंपलसरी होता है। अब देखो इनमें गैस टू द्रव्य विलयन और ठोस विलयन, जो इन तीनों को विलय के आधार पर अब इनको पुनः तीन तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले गैसीय विलयन की ही बात करते हैं, तो अब इनके प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो देखो गैसीय विलयन के प्रकारों में देखें, एक तरफ तो लिख लेते हैं प्रकार, इसके तीन प्रकार जो है थ्री टाइप्स लिख लेते हैं, इसके भी इनको नॉर्मल तरीके से समझते हैं। एक प्रकार लिख लेते हैं, इन प्रकारों में विलय क्या है वो देख लेते हैं, इन प्रकारों में विलायक क्या है वो भी देख लेते हैं, और इनके एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों पढ़े, सबसे पहले प्रकारों की बात करें तो गैसीय विलयन में तीन प्रकार है। नंबर एक ले लेते हैं हम, इसमें प्रकार में आपका गैस का गैसीय विलयन, गैस का गैसीय विलयन, गैस का गैसीय विलयन। अब देखो विलयन कैसा है, गैसीय, मतलब विलायक तो क्या होगी, गैस होगी ही होगी। लेकिन ये कह रहा है गैस का गैसीय विलयन,
मतलब विलायक में विलय भी क्या है, कोई गैस पदार्थ हो। तो परिभाषा तो नॉर्मली क्या होगी, एक ऐसा विलयन जिसमें किसी गैसीय पदार्थ में कोई दूसरी गैस घुली होती है, या सीधा बोले ऐसे विलयन जिनमें विलायक और विलय दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों गैस का गैसीय विलयन। एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं वायु। तो जो अपने वायु जो होती है वायुमंडल में, उसमें तो ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है और अदर गैसेज भी होती है। एक और देख लें एग्जाम्पल, तो N2 प्लस O2 का मिश्रण, तो ये भी क्या है आपका गैसीय विलयन है। केवल विलयन के लिए शर्त ध्यान रखनी है, समांगी मिश्रण होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, द्रव का गैसीय विलयन, द्रव का गैसीय विलयन, द्रव पदार्थ का गैसीय विलयन ले लेते हैं हम। तो देखो विलयन फिर वापस गैसीय आ गया, मतलब विलायक अपना क्या है, गैसीय होगा। गैस का विलयन है, गैसीय विलयन किसका विलयन है, द्रव का गैसीय विलयन, मतलब विलय क्या है, कोई द्रव पदार्थ है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में बच्चों जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प होती है, तो जलवाष्प में वायुमंडल में क्या होता है, वायु का मिश्रण ज्यादा होता है और उसमें जल की बूंदें कम होती है। तो जलवाष्प आर्द्रता या नमी जिसको बोलते हैं, वो आपके क्या है, द्रव का गैसीय विलयन है। या सर्दियों में देखते हो कोहरा है, उसमें क्या होता है, चारों तरफ गैस होती है और उसमें हल्की हल्की नमी होती है। तीसरा आता है बच्चों आपके ठोस का गैसीय विलयन, ठोस का गैसीय विलयन। तो विलयन कैसा है, गैसीय। इट मींस विलायक भी क्या होगा, गैस होगा। किसका गैसीय विलयन है, तो ठोस का है, मतलब विलय क्या है, ठोस है। तो जो बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो धुआं, धुआं जो होता है वो आपके ठोस का गैसीय विलयन होता है। धुआं, जहां बहुत ज्यादा धुआं होती है उस क्षेत्र से जब हम गुजरते हैं तो हमारे को एहसास होता है कि अपने चेहरे पर हल्के हल्के दाने एकत्रित हो गए रेत के। तो वो क्या होते हैं, चारों तरफ गैस होती है जिसमें बिल्कुल बारीक कण, महीन कण जो होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन देखने पर उनका संगठन अपने को पहचान में नहीं आता है। तो ये हो गए बच्चों गैसीय विलयन के 3 प्रकार। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं हम द्रव्य विलयन। तो जो द्रव्य विलयन के भी 3 ही प्रकार पढ़ेंगे हम, क्योंकि विलय इसमें 3 हो सकते हैं। तो द्रव्य विलयन के जो 3 प्रकार है उनकी बात कर लेते हैं। एक ले लेते हैं गैस का द्रव्य विलयन, गैस का द्रव्य विलयन सारणी वाले रूप में भी बना सकते हैं। एक ले लेते हैं द्रव का द्रव्य विलयन, द्रव का द्रव्य विलयन। और तीसरा ले लेते हैं ठोस का द्रव्य विलयन, ठोस का द्रव्य विलयन। अब देखो तीनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, विलयन कैसा है, द्रव्य विलयन, मतलब तीनों में विलायक क्या होगा, विलायक इसमें भी द्रव होगा, विलायक इसमें भी कोई द्रव पदार्थ ही होगा, और विलायक इसमें भी क्या होगा, द्रव पदार्थ ही होगा। तीनों में ही विलायक है, द्रव पदार्थ। अगर बात करें बच्चों विलय की, तो देखो द्रव्य विलयन किसका द्रव्य विलयन है, गैस का, मतलब इसमें विलय क्या है, गैस। इसमें भी विलय क्या है, तो देखो द्रव का द्रव्य विलयन, मतलब द्रव। और तीसरा कह रहा है ठोस का द्रव्य विलयन, मतलब विलय क्या है, आपके कोई ठोस पदार्थ है। तो देखो गैस के द्रव्य विलयन में विलायक द्रव और विलय गैस, द्रव का द्रव्य विलयन तो विलायक तो द्रव लेकिन विलय द्रव, और ठोस का द्रव्य विलयन मतलब विलायक तो पुनः द्रव और विलय जो है वो क्या है, ठोस। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल में देखते हैं एक ऐसा उदाहरण जिसमें विलायक कोई द्रव पदार्थ हो, अधिक मात्रा वाला पदार्थ हो क्या, द्रव, और कम मात्रा गैस की। तो बच्चों आप सोडा वाटर पीते हो, आप नहीं पीते हो तो भी तारक मेहता उल्टा चश्मा देखते हो, वो मंडली जाती है शाम को अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने जाती है, वो सोडा वाटर। बच्चों इस सोडा वाटर की बात करें तो इस सोडा वाटर में क्या होता है, जल में CO2 होती है, जल में क्या होती है, CO2। जब एसिडिटी बढ़ जाए ना, खट्टी डकार आने लग जाए, तो सोडा पी लिया करो,
एसिडिटी कम हो जाएगी। तो जल में CO2 सोडा वाटर, तो देखो अधिक मात्रा विलायक जल, कम मात्रा गैस CO2। फिर आता है द्रव का द्रव्य विलयन। तो देखो इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल देखें तो द्रव में द्रव घोलना है, तो एल्कोहल में जल घोल दो या जल में एल्कोहल। तो जल लिक्विड फॉर्म में होता है और जल में एल्कोहल, और बच्चों एल्कोहल भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही है, या एल्कोहल के स्थान पर आप एथेनॉल भी बोल सकते हो। एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल ले सकते हो, एथेनॉल। तो जल में एल्कोहल, तो द्रव पदार्थ विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव पदार्थ। तीसरा आता है जो आपका ठोस का द्रव्य विलयन। तो देखो आपको विलायक कोई द्रव पदार्थ रखना है और विलेय क्या ले सकते हो आप, ठोस। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो जल है लिक्विड फॉर्म में, जल में नमक को अच्छे से घोल दिया, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, दोनों को मिला दिया, तो ये हो गया आपका ठोस का द्रव्य विलयन। चाहो तो जल में चीनी भी मिला सकते हो, जो मीठा पसंद करते हैं वो चीनी घोल के पी लो, जिनको नमकीन पसंद है वो नमक घोल के पी सकते हो। तो ये होता है बच्चों आपका द्रव्य विलयन। इसी प्रकार तीसरा ले लेते हैं हम ठोस विलयन। तो जो ठोस विलयन जो है, अगर बात करें ठोस विलयन की, तो ठोस विलयन उन विलयनों को कहते हैं जिनमें विलायक यानी सोलवेंट सदैव ठोस या कोई सॉलिड पदार्थ हो। तो देखो इसके भी वही 3 प्रकार है, एक तरफ प्रकार लिख लेते हैं, फिर वही विलेय ले लेते हैं, विलायक ले लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें प्रकार की, तो सबसे पहले होता है गैस का ठोसीय विलयन। गैस का ठोस विलयन मतलब विलयन कैसा है, ठोस विलयन है बच्चों। और ठोस विलयन है मतलब विलायक क्या होगा, ठोस या सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन गैस का ठोस विलयन है मतलब विलेय क्या होगी, कोई गैसीय पदार्थ होगा। अब बच्चों मोस्टली ठोस में किसी गैस को घोलना और उसका सामान्य विलयन बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका एग्जाम्पल देखो, वेल्डिंग की क्रिया देखते हैं हम, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, उसमें क्या होता है, लोहे धातु के 2 टुकड़े जैसे टूटे हुए, उनको जोड़ने के लिए उनको पास पास रख दिया और उन पर गैस डालते हैं। गैस डालने के बाद कुछ समय बाद वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उन पर एक ठोस उभरी हुई सतह आ जाती है। लेकिन वो उभरी हुई सतह जो आती है वो होती गैस की है, लेकिन किस फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। यानी आप कह सकते हो पीटी या पीडी की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, H2 का अधिशोषण, जब कोई पदार्थ सतह पर जुड़ता है बच्चों तो वो क्रिया अधिशोषण होती है। और आपको अगर किसी ठोस में गैस को विलय करना है, सामान्य मिश्रण बनाना है, तो उस धातु की सतह पर आपको गैस का अधिशोषण करवाना पड़ेगा। दूसरा आता है बच्चों द्रव का ठोस विलयन। द्रव का ठोस विलयन बच्चों वापिस ठोस विलयन है मतलब विलायक डेफिनेट कोई सॉलिड फॉर्म में होगा या ठोस पदार्थ होगा। और द्रव का ठोस विलयन है मतलब विलेय आपके कोई लिक्विड पदार्थ या द्रव पदार्थ होगा। अब बच्चों देखो मोस्टली जो आपके मेटल होते हैं, जो धातुएं होती है, वो रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकांश धातुएं कठोर होने के साथ साथ सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। परंतु एक धातु जो होती है वो आपके कमरे के ताप पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इस पर द्रव अवस्था में जो धातु होती है वो होती है आपके मरकरी, Hg जिसका प्रतीक है, और मरकरी को पारा भी कहते हैं, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब जो मरकरी धातु जिसकी रूम टेम्परेचर भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड है, इस धातु को किसी दूसरी सॉलिड फॉर्म में जो मेटल धातु है उनके साथ मिश्रित करके मिश्र धातु बनाए तो वो क्या होगी आपके द्रव का ठोस विलयन। जैसे देखो NaHg, ZnHg, MgHg,
बच्चों इन धातुओं का, जब इन धातुओं की हम बात करें तो इन धातुओं में नाम लिखते समय अगर सूत्र दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, नाम लिखा होता है, इसका होता है सोडियम अम्लगम। सोडियम अम्लगम। तो मिश्र धातु में एक धातु का नाम आपको दिया हुआ है सोडियम, मतलब एक धातु तो सोडियम है, और जहां अम्लगम शब्द नाम में आ जाए मतलब वहां एक मिश्र धातु क्या है, मरकरी। इस मरकरी की मिश्र धातु को ही अम्लगम कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि किस धातु की मिश्र धातु को अम्लगम कहा जाता है, तो वो होती है बच्चों मरकरी या पारा धातु की मिश्र धातुएं। और लास्ट ले लेते हैं बच्चों ठोस का ठोस ये विलयन। ठोस का ठोस विलयन, तो वापस विलयन ठोस है, इसका मतलब आपके विलायक तो डेफिनेट क्या होगा, ठोस पदार्थ होगा। और अब की बार ठोस का ठोस विलयन है, मतलब विलय भी क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ ही होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखें तो मरकरी की मिश्र धातु जो अम्लगम है वो तो आती है द्रव का ठोस विलयन में, और मरकरी के अलावा अन्य जितनी भी धातुएं उनको अगर मिश्र धातु में बदल दें तो जो आपके धातुएं होती है मिश्र धातुएं वो होती है ठोस का ठोस ये विलयन। जैसे पीतल, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। इस पीतल के बारे में पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। 70, 21, 22 में भी वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था, और इस साल 22, 23, 17 में भी यहां से क्वेश्चन आया था। तो ये होता है बच्चों आपके ठोस विलयन के भी 3 प्रकार। तो सबसे पहले विलय के प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त में पुनः 2 पढ़ लिए, तनु और सांद्र। आप तनु और सांद्र को असंतृप्त के प्रकार नहीं मानकर और डायरेक्ट विलयन के प्रकार मान सकते हो, संतृप्त, असंतृप्त, तनु और सांद्र। फिर इसके बाद दूसरा देख लिया भौतिक अवस्था के आधार पर किसकी, विलायक की 3 प्रकार। गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस हो, द्रव्य विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस हो। गैस में पुनः 3 देख लिए, एक तो गैस का गैसीय विलयन, दूसरा देख लिया द्रव का गैसीय विलयन, तीसरा देख लिया हमने ठोस का गैसीय विलयन। फिर इसी प्रकार बच्चों हमने देखा था द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में 3 देखे थे, एक गैस का द्रव्य विलयन, एक द्रव का द्रव्य विलयन और एक ठोस का द्रव्य विलयन। फिर हमने देख लिया ठोस का विलयन। ठोस विलयन में भी एक तो गैस का ठोसीय विलयन, एक द्रव का ठोसीय विलयन और एक ठोस का ठोसीय विलयन। और ये इनके एग्जाम्पल है। तो यहाँ परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया और पूछ सकता है ये किस प्रकार का विलयन है। ये तो था वो तो नॉर्मल अपने प्रकार विलयन की, ये विलयन के प्रकार कंप्लीट हो गए। अब बच्चों पहले थोड़ी देर पहले याद आते हैं, हमने एक बार बात की थी भार और द्रव्यमान की। भार और द्रव्यमान, बोलचाल में बच्चों भार और द्रव्यमान बिल्कुल इक्वल होते हैं। या बोलचाल में जिसे हम भार कहते हैं वो भी पदार्थ का द्रव्यमान होता है, और जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं वो भी पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान ही होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट है बच्चों, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग इकाइयां होती है, दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं। किसी भी पदार्थ के भार की वेट की बात करें तो भार से मीनिंग होता है उस पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु पर जो भार कहते हैं उस भार का मतलब क्या है, उस वस्तु में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो समुद्र तल से दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। मतलब भार जो होता है वो किसी वस्तु का निश्चित नहीं होता है। भार दूरी के साथ या ऊंचाई पर जाने के साथ साथ भार घटता जाता है, और पहाड़ों से जब नीचे की तरफ आते हैं तो भार बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान डिफरेंट होता है। अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है वो होता है पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य
यानी किसी पदार्थ में कितना द्रव्य या पदार्थ उपस्थित है उसकी मात्रा जो होती है वो द्रव्यमान होती है। तो वो जो द्रव्यमान निश्चित होता है ये तापमान के साथ भी नहीं बदलता है और ये स्थान के साथ भी नहीं बदलता है। अब देखो बदलने की बात है तो हम जैसे यहाँ पर धरातल की बात करें, धरातल पर किसी बच्चे को कहीं घूमने जा रहे हो, आप 5-10 मित्र मिल गए और रास्ते में खाने पीने का सामान ले लिया, किसी एक मस्त सी बच्चे ने उसको रख रखा है, आपने यहाँ 5 केजी सेव ली, वो 5 किलो सेव जो है वो पृथ्वी तल पर भी 5 किलो रहेगी और उनको अगर रास्ते में किसी ने खाया पिया नहीं है तो वो डूंगर पर पहाड़ों पर भी क्या रहेगी 5 ही केजी रहेगी। लेकिन अगर मान लो रास्ते में खा गए तब तो कम होना ही। तो भार तो क्या है वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल, वो 5 केजी की जो आपके पास पॉलीथीन है जिसमें सेव है वो आपको धरातल पर थोड़ी भारी लगेगी, बजाय पृथ्वी तल से दूर या पहाड़ों पर आपको हल्की लगेगी। हल्की इसलिए नहीं लगेगी कि रास्ते में खा गए, खाने पर तो हल्की होगी लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कम है इसलिए। लेकिन उसका द्रव्यमान जो है वो जितना पृथ्वी तल पर है उतना ही पहाड़ों पर भी होता है। ये होता है वो जो द्रव्यमान। बोलचाल में दोनों को एक ही बोलते हो, दोनों की पहचान क्या है, पदार्थ की ग्राम में या किलोग्राम में आपको जो मात्रा दी गई है वो उस पदार्थ का भार बोला जाता है जो वास्तविकता में द्रव्यमान होता है। और अगर पदार्थ का मिलीलीटर में या लीटर में कोई वस्तु दी हुई है इसका मतलब वो क्या है, उस पदार्थ का आयतन है बच्चों, उस पदार्थ का वॉल्यूम है। यहां बात करें ग्राम और किलोग्राम की तो किलोग्राम जो होता है बच्चों आपके, ये किलोग्राम द्रव्यमान जो होता है आपके किसी पदार्थ का द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की मात्रक इकाई जो होती है वो होती है एसआई पद्धति में किलोग्राम या केजी, और इस किलोग्राम की छोटी इकाई होती है ग्राम। दोनों में समझ की बात कर लें तो 1 किलो जो होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार जब कोई पदार्थ लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन। और लिक्विड या गैस के आयतन को हम मिलीलीटर में या लीटर में दर्शाते हैं। और जिस प्रकार 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं वैसे ही 1 लीटर में भी 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।